A very good morning to you all students. In our last class we have started chapter 6 manufacturing industries, and in our first portion we have discussed about the what is manufacturing industries. Manufacturing industries are that means related to secondary sector or processing sector, means in which the raw material are converted into useful products. Then we have discussed the importance of manufacturing industries, that it contributes in the development of nation, it provides employment, it supports our agriculture and other industries. Understand? Then we have discussed that contribution of manufacturing industries in our GDP or national economy. Then we have discussed that what are the factors considered by various industries before setting up the industries there. So we have taken the transportation facilities, market facilities, labor facilities, raw material availability facilities. So lots of things we have discussed. Then we have discussed the classification of industries on various bases. First we have discussed the agro based industries, then mineral based industries, classification on the basis of capital investment, on the basis of role, then ownership, then on the basis of weight. All these things we have discussed. Then we have started deep classification of agro based industries. So basically we will consider three things here. We will see the classification of three things. First we have taken the agro based industries. So agro based industries means those industries which depends on agriculture products for their raw material. समझ में आ रही है बेटा कि एग्रीकल्चर जिन इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है तो उसको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, शुगर. अब इसमें अपन ने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन अपन ने देखा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी टू टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वी विल सी. कॉटन टेक्सटाइल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द जूट टेक्सटाइल. ओके स्टूडेंट्स, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. अंडरस्टैंड बेटा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट. रॉ जूट जो कच्चा जूट होता है उसको बाद में प्रोसेस करके कन्वर्ट करना होता है बेटा. तो जो रॉ जूट है उसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो इंडिया है. बट एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट किया जाए तो वो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया आफ्टर बांग्लादेश. प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में. और एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? बांग्लादेश. ठीक है. देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन इंडिया. इंडिया में जो है 70 जूट मिल्स है बेटा. बिफोर जो है पार्टीशन जो है मैक्सिमम पार्ट जो था ये जूट प्रोडक्शन का, जूट जहाँ पे प्रोड्यूस होता था, ग्रो होता था, वो इंडिया में था. बट आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ? मैक्सिमम पार्ट जो है बांग्लादेश में चला गया. तो बांग्लादेश में चले जाने के बाद अब जो है मैक्सिमम जो ग्रो हो रहा है जूट वो बांग्लादेश में हो रहा है. इसलिए बांग्लादेश जो है मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर रहा है. एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इंडिया में उसको मैक्सिमम यूटिलाइज भी किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन. और बांग्लादेश में जो है इतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है जूट, उनके पास ज़्यादा एरिया है कल्टीवेशन का तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है. तो दे आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन इंडिया. तो आफ्टर पार्टीशन मैंने क्या बताया कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन था, जूट कल्टीवेशन एरिया था ना, वो चला गया बांग्लादेश में, और जो मिल्स वाला एरिया था ना वो सारा आ गया इंडिया में. तो ज़्यादातर मिल्स कहाँ पे है? इंडिया में. और प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? बांग्लादेश में. तो 70% जूट मिल्स जो है वो इंडिया में हो गई. मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. तो जो 70% जूट मिल्स है उसमें से ज़्यादातर जो है वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है, मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट. ठीक है. हुगली रिवर के आसपास जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर हमको ज़्यादातर जो है जूट मिल्स देखने को मिलती है. क्यों? तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ जूट मिल्स नियर हुगली रिवर. ठीक है. तो ये देखेंगे यहाँ पे, इसका इधर क्वेश्चन बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सालों तक देखा गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा. तो फर्स्ट फैक्टर है प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया. तो ज़्यादातर जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो वेस्ट बंगाल साइड में ही है, इसलिए जो है जूट मिल्स भी वहीं हैं.
ठीक है, क्योंकि जूट जो है मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है ना, तो इससे बेटर है कि जहाँ पे जूट प्रोड्यूस हो रहा है उन्हीं उस एरिया के पास में अगर हम जूट मिल्स खोल देंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। बेटा जूट वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जूट का जो यूज़ है लोग नहीं करते हैं। जूट का जो अपन देखते हैं सब्सटीट्यूट है, सिंथेटिक फाइबर्स या दूसरी चीज़ें, लोग उनको यूज़ करते हैं क्योंकि जूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और ऐसे में अगर जूट को जो है दूसरे जगह, अगर जूट प्रोडक्शन एक जगह हो रहा है, मिल्स दूसरे एरिया में खोल दी गई, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगा, तो ऐसे में जूट और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो कोई उसको प्रोड्यूस ही नहीं करना पड़े जाएगा, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं कॉस्ट की वजह से, तो किसान उसमें हाथ डालेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो है ज़्यादातर जूट मिल्स कहाँ है, हुगली रिवर के पास में है, क्योंकि वहीं पे जूट ग्रो हो रहा है, तो जूट मिल्स भी वहीं पे ही है। ठीक है, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी बात है कि जो हुगली रिवर्स के थ्रू जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है जूट एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो जो कि सस्ता पड़ता है, सपोर्टेड बाय अ गुड नेट। उस और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा रोडवेज और रेलवेज भी जो है, वाटरवेज जो है वो सारा वहाँ पे बहुत अच्छा है वेस्ट बंगाल साइड में हुगली रिवर के आसपास, तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रो जूट, और रॉ जूट होता है ना जो कच्चा जूट, उसको मतलब यूज़फुल बनाने के लिए हमको बहुत सारा जो है वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अबंडेंट वाटर वहाँ पे अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है वेस्ट बंगाल से या बिहार, ओडिशा, ये जो बहुत पॉपुलेटेड अपन कह सकते हैं स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे लेबर भी बहुत ज़्यादा है, और लेबर ज़्यादा है तो वो ईजिली चीप रेट में लेबर जो है जूट रिलेटेड वर्क करने में मिल जाते हैं। कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड बैंकिंग, और पास में ही कोलकाता है जो कि एक लार्ज अर्बन एरिया है जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी इजीली मिल जाती है, मतलब लोन्स मिल जाते हैं, इंश्योरेंस मिल जाते हैं, पोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है। तो ऑल दीज आर रीजन्स वाई जूट मिल्स आर लोकेटेड नियर हुगली रिवर of West Bengal. Understand? Important question. Now let us move further. The jute industry supports 2.61 lakh workers directly and another 40 lakh small and marginal farmers who are engaged in cultivation of jute and मेस्टा। और जूट मिल्स जो है एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो वो इस तरीके से भी सपोर्ट कर रही है। मैनी मोर पीपल आर एसोसिएटेड, जूट रिलेटेड वर्क से बहुत सारे लोग जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, तो जूट मिल्स आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन अवर एम्प्लॉयमेंट। चैलेंजेस, अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन बन जाएगा, चैलेंजेस फेस बाय इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग स्टिफ कंपटीशन, कि जूट मिल्स को जो है क्या चैलेंजेस है, जूट प्रोडक्शन में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट, जूट को कौन कॉम्पिटिट करता है, सिंथेटिक फाइबर सस्ते आते हैं, तो जूट का सब्सटीट्यूट जो है वो बहुत सस्ता है, तो एक तरह से जूट को ये चैलेंज है फ्रॉम। और दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, यहाँ से जो है सस्ते में जो है सिंथेटिक फाइबर अवेलेबल हो जाता है अलग अलग कंट्रीज़ को, तो लोग जो है जूट में कम ही मतलब हाथ डालना पसंद करते हैं। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी, पर फिर भी जो है जूट का जो यूज़ है वो स्टॉप नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर लिया है, कंपलसरी कर लिया है कि ये जो चीज़ें हैं इनकी पैकेजिंग जूट से ही होगी। जैसे कि अपन देखते हैं बेटा मंडी वगैरह में गेहूं की जो बोरियां हैं, वो बोरियां किससे बनी हुई होती है, जूट से बनी हुई होती है, तो वो कंपलसरी करा है गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीज़ों में, तो उसका यूज़ जो है जूट का आज भी है, मतलब जूट का यूज़ पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है सिंथेटिक फाइबर आने से, वो आज भी यूज़ हो रहा है। To stimulate the demand, the products need to be diversified. In 2005, National Jute Policy was formulated with the objective of increasing productivity, improving quality, ensuring good price to the jute farmers and enhancing the yield. मतलब जूट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स को जो है एक तरीके से एनकरेज करने के लिए कि वो जूट प्रोड्यूस करें, नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई। द मेन मार्केट्स आर, जो जूट प्रोडक्शन के जो मतलब एक्सपोर्ट करते हैं हम जूट, किन किन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए में, कनाडा में, रशिया में, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ इन सब कंट्रीज़ में हमारे देश से जूट जाता है, ये हमारा मेन मार्केट है। द ग्रोइंग
ग्लोबल कंसर्न फॉर इको। और दूसरा जूट हेल्पफुल इसलिए कि सिंथेटिक फाइबर जो है हमारे इन्वायरमेंट को जो है हार्म करता है। तो अब जो ये इको फ्रेंडली चीज़ें हमने यूज़ करना शुरू किया है तो इसकी वजह से आज भी जो है जूट की डिमांड जो है ख़त्म नहीं हुई है, उल्टा जूट की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। चाहे ये कॉस्टली है, प्लस गवर्नमेंट ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है जूट प्रोडक्शन को इनकरेज करने में। तो ये आई थिंक क्लियर होगा। अब अपने नेक्स्ट इंडस्ट्रीज है शुगर इंडस्ट्री। तो ये भी हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो टोटल 3 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज अपन देखेंगे, एक कॉटन देख लिया, एक जूट देख लिया, अब शुगर इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होगा। तो पहले हम शुरू करते हैं शुगर इंडस्ट्री। बेटा इन शुगर इंडिया स्टैंड सेकंड, मतलब सेकंड प्लेस है एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, बट फर्स्ट प्लेस एज द प्रोडक्शन ऑफ गुड़। मतलब शुगर को गुड़ और खंडसारी में कन्वर्ट सबसे ज़्यादा इंडिया में किया जाता है। तो फर्स्ट जो है प्रोडक्शन हो रहा है गुड़ और खंडसारी का, एज एट अ फर्स्ट प्लेस इंडिया स्टैंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। बट अगर शुगर की बात किया जाए तो शुगर लेवल पे इंडिया स्टैंड सेकंड। जो रॉ मटेरियल जो है इसमें जो यूज़ होता है, रॉ मटेरियल क्या, शुगर केन, तो वो क्या होता है, बल्कि। तो ये किस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड और किस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो जाएगा, एग्रो बेस्ड तो इंडस्ट्रीज है। एट द सेम टाइम वेट वाइज जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था इंडस्ट्रीज का, हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्रीज, तो इसको अपन हैवी इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है बल्कि हो रहा है। प्लस जो है हॉलेज मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है शुगर केन का जो है स्यूक्रस कंटेंट्स, जो मिठास है अपन कह सकते हैं, रसीलापन है, वो रिड्यूस हो सकता है। तो फिर जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो कहाँ लोकेट होनी चाहिए, शुगर इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पे लोकेट होनी चाहिए जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो वहीं प्रोडक्शन हो, वहीं इंडस्ट्रीज में वो कन्वर्ट हो जाए, ताकि ट्रांसपोर्ट बल्कि मटेरियल होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा अगर वहीं पे लोकेटेड होगी, और स्यूक्रस कंटेंट भी मेंटेन रहेगा। अंडरस्टैंड बेटा। तो देयर आर ओवर 460 शुगर मिल्स इन द, और यही कारण है कि 460 शुगर मिल्स हैं कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में 60% मिल्स। और इन सब एरियाज में से 460 की भी 60% जो मिल्स हैं वो अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शुगर केन ज़्यादा ग्रो होता है तो यहाँ पे शुगर मिल्स हैं। ठीक है, शुगर मिल्स क्यों है, ताकि उसका स्यूक्रस कंटेंट मेंटेन रहे, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल, प्लस जो ये शुगर इंडस्ट्रीज है वो सीजनल नेचर की होती है, इसलिए ज़्यादातर ये कॉपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड होती है। कॉपरेटिव सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जिसमें बेटा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है शुगर केन ग्रो नहीं कर रहा, उसमें मतलब जो शुगर केन जो है जो बेच रहा है, प्लस जो फार्मर है, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, चाहे मार्केट में जो इन्वॉल्व है बंदे, सब लोग मिलकर एक साथ एक कॉपरेशन बना लेते हैं, इक्वल अमाउंट जो है उसमें लगाते हैं, ताकि सबका जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वल रहे। क्योंकि ये सीजनल नेचर की इंडस्ट्रीज है तो ये कॉपरेशन में ज़्यादातर जो है शुगर जो मिल्स हैं वो कॉपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड होती हैं। In recent year, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the south and western state, especially in Maharashtra. This is because the cane produced here has a, क्यों अभी जो रिसेंट ईयर्स में इन एरियाज में शिफ्ट हो रही है शुगर मिल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें शुक्रस कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर अ लॉन्ग, प्लस यहाँ का जो ठंडा मौसम है ये लंबे समय तक जो है यहाँ पे उसमें जो है सुक्रोज कंटेंट मेंटेन रहता है। मोर ओवर जो कॉपरेटिव्स हैं, ज़्यादातर कॉपरेट अगर आपने पढ़ा हो तो अमूल कॉपरेटिव्स और ये सारी कॉपरेटिव्स कहाँ की है, महाराष्ट्र की। तो कॉपरेटिव इंडस्ट्रीज जो वो सक्सेसफुल है इन्हीं एरियाज़ में, वेस्टर्न स्टेट्स में, महाराष्ट्र में। और मैंने क्या कहा, शुगर इंडस्ट्रीज कॉपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड है, इसलिए जो है ज़्यादातर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों जो है शुगर मिल्स जो है रिसेंटली शिफ्ट हो रही है साउथ पार्ट में या वेस्टर्न स्टेट्स में या महाराष्ट्र में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपरेटिव सक्सेसफुल है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल है, प्लस जो है क्रशिंग सीजन जो है लॉन्गर है। प्लस अब हम पढ़ेंगे लास्ट, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनेगा कि शुगर इंडस्ट्रीज के सामने क्या चैलेंजेस हैं। तो फर्स्ट चैलेंजेस तो है इसका सीजनल नेचर, के सीजनल नेचर की इंडस्ट्रीज है, थ्रू आउट द ईयर नहीं रन करती, तो ज़्यादातर लोग हाथ नहीं डालना चाहते। प्लस ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड आज भी जो है अपन यूज़ कर रहे हैं शुगर केन ग्रो करने का या शुगर प्रोड्यूस करने का। प्लस जो है ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो जाता है,
ठीक है, क्योंकि बल्कि मटेरियल है प्लस बीच में जो है सुक्रस कंटेंट जो है रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस है शुगर इंडस्ट्रीज के सामने। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे अपना खत्म हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल मिनरल है, मेटल्स है, उनको बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब इसमें सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे, फर्स्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री अपन देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज को बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेसिक इंडस्ट्रीज? क्योंकि ये हर इंडस्ट्री को एज ए बेस प्रोवाइड करती है। सभी इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं? मशीनरीज होती है। मशीनरीज किससे बनी हुई होती है बेटा? आयरन और स्टील से बनी हुई होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्रीज है वो दूसरी इंडस्ट्रीज को एक बेस प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट। और प्लस आयरन स्टील इंडस्ट्रीज अलग अलग तरीके की होती है। हैवी इंडस्ट्री भी होती है, मीडियम इंडस्ट्रीज भी होती है, लाइट इंडस्ट्री भी होती है। तो डिपेंड ऑन द इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन। अब स्टील कहाँ कहाँ यूज होता है? स्टील इंजीनियरिंग गुड्स को मैन्युफैक्चर में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, हर जगह जो है स्टील यूज होता है। तो मोस्ट डिमांडेबल प्रोडक्ट है आयरन और स्टील, ठीक है। जितना ज़्यादा आयरन स्टील प्रोड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं ये देश की प्रोग्रेस का भी इंडिकेटर है। जितना ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है किसी भी कंट्री में, इसका मतलब जो है देश डेवलप कर रहा है। जितना ज़्यादा आयरन स्टील यूज़ हो रहा है उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज रन कर रही है, उतने ज़्यादा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बन रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो देश जो है डेवलप कर रहा है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज, ये मैंने बता दिया, एज द इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। आयरन एंड स्टील इज ए हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी। और ये हैवी इंडस्ट्री है क्योंकि इसमें जो भी रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहा है वो हैवी और बल्कि होता है, और इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हाई लगती है। आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो। मतलब आयरन को यूज़फुल बनाने के लिए हमको जो है ये सारी चीज़ें जो है आयरन ओर में मिक्स करनी पड़ती है। आयरन ओर 4%, कुकिंग कॉयल 2 के रेशियो में और लाइमस्टोन 1 के रेशियो में, इस रेशियो में बनाएंगे तब जाके जो है अपना यूजफुल मटेरियल जो बनेगा। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। मतलब आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी लोकेटेड? तो स्टील प्लांट्स को कहाँ खोलना चाहिए? रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड। तो स्टील प्लांट्स ऐसी जगह होने चाहिए जहाँ पे आसपास मार्केट अवेलेबल हो, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन हो, अच्छा रोड नेटवर्क हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही स्टील प्लांट खोलना चाहिए जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। टुडे विथ 32.8 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक्स 9th अमॉन्ग द वर्ल्ड क्रूड स्टील। इंडिया जो है 9th पोजीशन पे है फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, ठीक है, रफ आयरन, रॉ आयरन प्रोड्यूस करने जो है सबसे ज़्यादा जो रॉ आयरन है वो इंडिया में मिलता है। बट जो है जो स्टील फॉर्मेशन है वो इंडिया में जो है 9th रैंक है। स्पाइट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील, पर कैपिटा कंजप्शन पर एनम इज ओनली 32 kg, ठीक है। इतना ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन होने के बाद भी जो है हर साल का जो पर कैपिटा कंजप्शन है वो सिर्फ 32 kg ही है इंडिया में। And presently there are 10 primary integrated and many mini steel plants in India. प्राइमरी इंटीग्रेटेड और मिनी क्या होता है वो समझ लो। इंटीग्रेटेड मीन्स जो लार्ज लेवल पे जो स्टील प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं, बड़े बड़े स्टील प्लांट्स होते हैं जहाँ पे बड़ा बड़ा काम होता है, स्टील रिलेटेड, आयरन रिलेटेड वर्क होता है, मशीनरीज प्रोड्यूस होती हैं, उनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। तो एट प्रेजेंट इंडिया में 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड प्लांट्स है, स्टील प्लांट्स है। और छोटे मोटे मिनी मतलब छोटे मोटे और स्टील प्लांट्स बहुत सारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो आयरन स्टील से रिलेटेड, स्टील रिलेटेड जो सारा वर्क है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मीन्स गवर्नमेंट रिलेटेड जो सारा वर्क है स्टील का वो होता है थ्रू सेल। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस नाम से होता है सारा काम स्टील रिलेटेड गवर्नमेंट लेवल पे। और वहीं प्राइवेट जो स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो देखने को मिलता है दैट इज थ्रू टिस्को, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन
ठीक है। देन है इन द 1950s चाइना एंड इंडिया, जब 1950s की बात करें तो इंडिया और चाइना जो है इक्वली प्रोड्यूस कर रहा था, इक्वल क्वांटिटी में जो है स्टील प्रोड्यूस हो रहा था, दोनों इक्वल लेवल पे थे। बट आज जो है चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का एज कंपेयर टू इंडिया। चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर, और चाइना सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही नहीं है, एट द सेम टाइम लार्जेस्ट कंज्यूमर, कंजप्शन भी स्टील का चाइना में ही होता है। इन 2004 इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील विच अकाउंट फॉर 2.25% ऑफ द ग्लोबल स्टील ट्रेड। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। इंडिया में जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू जो रीजन है ना बेटा, वहाँ पर जो है मैक्सिमम आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है हमको। क्यों? क्योंकि इन एरियाज़ में मिनरल्स ज़्यादा हैं, रॉ आयरन ज़्यादा मिलता है, तो जहाँ पे आयरन अवेलेबल है उन्हीं जगहों पे इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेगी। इट इज़ द लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। जो यहाँ का क्लाइमेट है, सब चीज़ जो है वो फेवरेबल है छोटा नागपुर रीजन का, तो इसीलिए जो है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है यहीं पे देखने को मिलती है। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन सा एरिया? झारखंड वाला बेटा, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ वाले एरिया को अपन बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। दीज इंक्लूड्स लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर। अब यहाँ पे क्यों होती है ज़्यादातर जो है छोटा नागपुर प्लेट्यूज में क्यों इंडस्ट्रीज है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे आंसर भी है लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर। यहाँ का जो आयरन हो रहा है यहाँ पे सस्ते में मिल जाती है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, और जो रॉ मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, चीप लेबर है, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और जो है मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है इन एरियाज़ में ज़्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हमको देखने को मिलती है। दो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू अवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट एट द सेम टाइम हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी। क्यों? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग ऑयल। जो हमको आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए हमने आगे क्या पढ़ा था, लाइम चाहिए, कुकिंग ऑयल, कुकिंग कोल चाहिए, तो कुकिंग कोल की कमी है हमारे पास, इसलिए जो है हम स्टील को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और दूसरा कारण है जो यहाँ पे लेबर है वो इतने ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है, इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो स्टील को यूज़ कर सके। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है रेगुलर सप्लाई नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और अदर चीज़ जो है, रोड नेटवर्क अच्छा नहीं है, जिसके कारण और अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से जो है हम जो है आयरन ओर को हाई लेवल पे प्रोड्यूस करने के बाद भी उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। और चाइना हमसे आगे निकल गया है, वो प्रोड्यूस भी हाई कर रहा है और एट द सेम टाइम कंज्यूम भी लार्जेस्ट लेवल पे कर रहा है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी, मतलब हमको खुद जो है गुड क्वालिटी स्टील जो है दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, जबकि आयरन ओर कहाँ है, हमारे पास है। पर प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट है स्टील वो हम कहाँ से मंगवा रहे हैं, दूसरे देशों से, क्योंकि हमारे पास जो है मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की, एनर्जी की, लेबर की और कुकिंग कोल की कमी है। However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand, पर इतना स्टील हम जरूर इंडिया में प्रोड्यूस कर लेते हैं जितना कि हमारी लोकल डिमांड है। Liberalization and foreign direct investment have given a boost to the industries with the efforts of private. Liberalization, liberal government पॉलिसीज़ की वजह से, जो पहले जो है सिर्फ गवर्नमेंट जो है कुछ ही लेवल पे जो है सिर्फ गवर्नमेंट पर के पास ही ये अधिकार था, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के पास, कि वो जो है स्टील प्रोड्यूस कर सके। अब लिबरल पॉलिसीज़ के कारण प्राइवेट लोगों ने इसमें हाथ डालना शुरू किया है, प्लस जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फॉरेन कंट्रीज़ है उन्होंने भी स्टील इंडस्ट्रीज़ में जो है इन्वेस्ट करना शुरू करा है, तो जिसकी वजह से अब धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं। देर इज़ ए नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस, और अभी भी हमारे पास जो है ये ज़रूरी है कि हम रिसर्च करें, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टील को प्रोड्यूस कर सके। तो अभी भी और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेटर स्टील। अब मैं वापस बता रही हूँ कि आयरन ओर तो इंडिया में जो है बेटा मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है, बट एट द सेम टाइम उसको हम स्टील में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अबव जो मैंने बताए सारे रीजन्स, उन सारी चीज़ों की कमी के कारण जो है हम हाईएस्ट जो है प्रोड्यूसर स्टील के नहीं है, बट आयरन ओर हम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं।
अब हमारा सेकंड मिनरल है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ये भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो आफ्टर आयरन और एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल मीन्स मेटल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फर्स्ट मेटल इंडस्ट्री कौन सी है? आयरन स्टील। सेकंड मेटल इंडस्ट्रीज जो है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेटल इंडस्ट्री है वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अब पहले हम इसका देख लेते हैं, फॉर्मेशन देख लेते हैं, प्रोसेसिंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा? बॉक्साइट होता है। एल्यूमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट से। एक रेड कलर का जो है मेटल अपन कह सकते हैं जिसको, जो कि होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट को अपन कन्वर्ट करते हैं एल्यूमिनियम में, और एल्यूमिनियम से फिर फर्दर बनता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम कैसे बनता है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बनता है एल्यूमिनियम। नाउ लेट अस कम बैक टू द अबाउट टॉपिक। इट इज़ द लाइट रेजिस्टेंस टू कोर्सिव। ये जो है ये बहुत ज़्यादा लाइट मटेरियल होता है। जैसा आयरन स्टील का अपन ने क्या पढ़ा, वो बहुत ज़्यादा बल्की होता है, हैवी होता है। एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट मटेरियल, लाइट मेटल होता है। रेजिस्टेंस टू कोर्शन। कोर्शन बेटा जंग लग जाती है। अगर आपने हिंदी में अपन को पता ना, किसी चीज़ पे जंग लग जाती है, खराब हो जाता है आयरन, तो जैसे आयरन लोहे पे तो जंग लग जाती है, एल्यूमिनियम पे कभी जंग नहीं लगती, तो उसको बोलते हैं ये कोर्सिव। रेजिस्टेंस कोर्सिव मतलब लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी है इसमें, मतलब लंबे समय तक यूज हो सकता है। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का गुड कंडक्टर है। मेलिएबल है मीन्स इजीली उसको मेल्ट करके एक शेप दे सकते हैं, एक शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एल्यूमिनियम को। एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स विद द अदर मेटल। और जब एल्यूमिनियम को दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करें तो एल्यूमिनियम को भी हम हार्ड बना सकते हैं। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट। अब कहाँ कहाँ एल्यूमिनियम यूज़ होता है? एयरक्राफ्ट में, यूटेंसिल्स, बर्तनों में, वायर्स में, हर जगह एल्यूमिनियम जो है यूज़ होता है। इट हैज़ गेन पॉपुलरिटी एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। और आज जो है काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज है जो अपन ने पढ़ी, जिंक, कॉपर, लीड, स्टील, इनमें एज ए सब्सटीट्यूट यूज होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, देयर आर 8 एल्यूमिनियम। इंडिया में टोटल 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं। एक है ओडिशा में नेल्को और बाल्को के नाम से है। वेस्ट बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में ये अपने पास जो स्टैटिस्टिक फिगर है वो 2004 के हैं, जो अपनी बुक में, मेरी बुक में 2004 दे रखा है। अगर आपका लेटेस्ट एडिशन है तो उसके हिसाब से आप देख लेना बेटा। इंडिया प्रोड्यूस ओवर 600 मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। अकेला इंडिया जो है 600 मिलियन टन्स एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स, इज ए वेरी बल्की। जो एल्यूमिनियम बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि डार्क रेडिश कलर की रॉक जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट रॉक यूज होती है। तो बॉक्साइट रॉक, एल्यूमिनियम तो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, बट जो बॉक्साइट रॉक यूज होती है ना एज ए रॉ मटेरियल, वो बहुत ज़्यादा बल्की और हैवी होती है। तो जो एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा बल्की है। तो फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ, ये मैंने बता दिया, फ्लो चार्ट मैंने नीचे समझा दिया था आपको कि एल्यूमिनियम कैसे बनता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एंश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू। अब एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए, खोलने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मिनिमम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो दो प्राइम फैक्टर्स है जिससे कि हम अपन एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज उन एरियाज में खोल सकते हैं। तो आई थिंक दैट मच इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। That's enough for today's